अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए, आज हम बहुत ही डिटेल में इन तीनों वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे। इंशाल्लाह ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को किसी भी बुक से, कोई लोकल बुक, इंटरनेशनल बुक, किसी भी बुक से जब रीड करेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखें, जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स। अब देखें, इसमें एक ही, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की बात होगी। कोलिनियर वेक्टर्स, अब कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जिसकी लाइन ऑफ सपोर्ट एक हो, कोलिनियर मीन के एक वो लाइन में हो। अब देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं जस्ट सिंपल हम ऐसे ले सकते हैं जो सेम लाइन में हों। फॉर एग्जांपल कि ये वेक्टर मैंने लिया ए और ये दूसरा वेक्टर मैंने लिया बी। अब देखिए, इसके अगर मैं लाइन ऑफ सपोर्ट चेक करूं तो सेम आ रही है, एक ही लाइन के अंदर ये लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये दो वेक्टर्स जो मैंने राइट किए हैं ये क्या होंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। बट अगर मैं बात करूं कि ये दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है सी और ये एक सेकंड वेक्टर मैंने लिया डी, तो अब देखें ये दो वेक्टर्स क्या कोलिनियर होंगे। बात अब यहाँ पे आती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये दो वेक्टर्स भी हमारे पास कोलिनियर होते हैं। क्यों होते हैं इसकी हम रीज़न देखेंगे। इनफैक्ट ये आपको पता है, ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं है, तो इसकी रीज़न हम देखेंगे। अच्छा, ये तो सिंपल बात होगी कि कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं जो सेम लाइन में लाई कर रहे हो, जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स की दो कंडीशन होती है। हम मोस्टली जो स्टूडेंट है वो कहते हैं ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो, बट इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है कि पैरेलल लाइन में हो। ऐसे दो वेक्टर्स जो या तो सेम लाइन, जिसकी लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो सेम हो। इसकी सेकंड कंडीशन ये होती है कि ऐसे दो वेक्टर्स जो पैरेलल लाइन में लाई कर रहे हो। अब देखिए इसकी रीज़न क्या है। पैरेलल को आपको पता है कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल हैं। ये मैंने ए लिया और ये बी लिया, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इनको हम पैरेलल कहते हैं। इनकी डायरेक्शन सेम हो और जो एक दूसरे को कट ना करें उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, तो अब बात ये आती है, हम इनको कोलिनियर क्यों कहते हैं। इसकी कंडीशन में इंक्लूड है, पैरेलल लाइन है, तो ये इंक्लूड क्यों है। तो अब देखें, प्रीवियस इसलिए मैंने आपको पहले फ्री वेक्टर्स पढ़ाए थे। फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, इनका डिफरेंस भी बताया था। तो यहाँ पे ज़रा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें कि मैं कहती हूँ ये दो जो वेक्टर्स हैं ये फ्री वेक्टर्स हैं। अब देखिए, फ्री वेक्टर में हमने ये देखा था कि वो वेक्टर जिसका जो टेल है वो फिक्स ना हो, किसी फिक्स पॉइंट से वो स्टार्ट ना हो रहा हो। अब इसकी डिटेल यहाँ नहीं कर सकते, अगर डिटेल देखनी है तो प्रीवियस लेक्चर आप देखें कि फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, आसान लफ्ज़ों में, जिनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट नहीं। ये हमने प्रीवियस देखा था कि रोटेट हम इनफैक्ट किसी भी वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रोटेट करने से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो वेक्टर ही कोई और बन जाएगा। तो इट मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिसको हम ट्रांसलेट कर पाएँ, मीन्स जैसे ये ए रखा हुआ है वेक्टर, ये बी है, बी पड़ा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में उठा के ए के ऊपर रख दूँ, या ए की लाइन ऑफ सपोर्ट में इसको मूव कर दूँ कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर मेरा जो है ये बी वेक्टर है। क्लियर होगी बात। अब सेम इसी वेक्टर को अगर मैं उठा के यहाँ पे ड्रा कर दूँ, तो इट मीन्स मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। ऐसे ट्रांसलेट करना है कि उसकी ना तो डायरेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट पड़े और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड पे इफ़ेक्ट पड़े। तो देन इट मीन्स हमने वेक्टर को क्या किया, ट्रांसलेट किया है। तो अब देखें, इस वेक्टर को मैंने यहाँ ए के साथ ट्रांसलेट कर लिया, तो इट मीन्स आप देखें इसकी क्या होगी, जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो हमारे दो वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर हैं। या अगर आप ऐसे नहीं देखते तो इसकी दो कंडीशंस आप माइंड में रखें। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो तो एक तो सेम लाइन में वो होंगे कि उसकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम होगी, और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर तो पैरेलल वेक्टर्स भी हों तो वो भी कोलिनियर होते हैं। ये दो, उसकी डेफिनेशन समझ लें, उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, या जो आप कंसिडर कर लें।
अच्छा, अब इसी को लीनियर वेक्टर की दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल और सेकंड वन इज़ एंटी पैरेलल। अब सेम ये आपको सबको पता होता है कि पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हों और एक दूसरे को कट ना करें, वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। और सेम एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाए। लाइन ऑफ सपोर्ट इसकी भी सेम होती है कि एक इस साइड पे मूव करे और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन जिसकी सेम हो उसको पैरेलल कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अब देखिए, इसको ये भी नहीं कहना कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो उसको पैरेलल कहते हैं और जिसकी सेम ना हो उसको एंटी पैरेलल, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अगर ये दो वेक्टर्स ड्रा करूँ, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो आप देखें इनको दो मैंने वेक्टर्स ड्रा किए जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। अब सेम नहीं है का मतलब एंटी पैरेलल नहीं होगा। देखिए, इसकी डायरेक्शन यहाँ है और ये एंटी पैरेलल नहीं है। एंटी पैरेलल का ये मतलब है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर ये राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में मूव करेगा, जैसे ये ड्रा किया। अब ये एंटी पैरेलल है, ना कि ये एंटी पैरेलल। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो सिंपल हो गया इसका कॉन्सेप्ट या इसकी डेफिनेशन, कुछ भी आप इसको कंसिडर कर लें। अब आती हैं मेन जो इसके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर के अबाउट। तो देखें, जस्ट हम पैरेलल की कंडीशंस जब पढ़ लेंगे उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल जब जाएंगे वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। और जब भी आपको कोलिनियर वेक्टर्स की बात होगी तो कोलिनियर वेक्टर्स, अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे होगा कि आपको मेंशन नहीं होगा कि वेक्टर्स जो हैं हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। जस्ट आपको गिवन होगा हमारे दो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर हैं, देन कुछ हमने कंडीशन उसमें फाइंड करनी होगी, वेक्टर फाइंड करना होगा या बताना होगा क्या वो पैरेलल हैं या नहीं है, एंटी पैरेलल, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे। फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको गिवन हो, कोई भी सिलेक्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, इनफैक्ट हम करेंगे भी सही। जैसे ये नहीं मैं आपको ये थ्योरी करवा दूँ क्वेश्चन आप पे छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल मेन जो मेरा कंसर्न है टॉपिक्स के आपके डाउट्स क्लियर करना है, ताकि टॉपिक को करने के बाद आप किसी भी बुक से इसको रीड करें, आपको बुक की वर्डिंग समझ में आ जाए। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स को बुक की वर्डिंग समझ नहीं आती। जब आप बुक की वर्डिंग समझ जाएंगे, आप खुद से उसको जब रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो बात हो रही थी कि पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर की सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे के एक स्केलर, फर्स्ट वेक्टर जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो वेक्टर लूँ, फर्स्ट ए है और सेकंड बी है, तो एक वेक्टर दूसरे का प्रोडक्ट होता है, मीन दूसरे का मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल होने का मतलब कि ये जो वेक्टर है हमारा वो मल्टीपल है किसी स्केलर नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं उसको m लेट कर लेती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे सॉरी b आएगा कि ये इसका स्केलर मल्टीपल है। कोई भी दो वेक्टर्स होंगे एक दूसरे के अगर मल्टीपल फॉर्म में आ जाएं तो हमेशा उसको बगैर चेक किया हम बोल देंगे कि ये हमारे दो वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हैं। अब देखिए, मल्टीपल होने का मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा एक वेक्टर है a जो आ रहा है i प्लस 2j, कोई भी हम लेट कर लेते हैं, प्लस k, और मेरा एक सेकंड वेक्टर है b जो कि है 2i प्लस 4j प्लस 2k। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं क्या ये दो वेक्टर्स जो मैंने राइट किए हैं ये पैरेलल वेक्टर्स हैं या नहीं है, क्या ये एंटी पैरेलल है, क्या ये कोलिनियर है। तो अभी फर्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के मल्टीपल हों, स्केलर मल्टीपल हों। तो अब देखिए, b से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, वेक्टर b जो है यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस k हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब देखें ज़रा गौर से कि जो वेक्टर अब हमारा इस ब्रैकेट के अंदर आ गया है, ये पूरा वेक्टर ज़रा रिलेट करें, ये वेक्टर एज इट इज़ a बन रहा है, i प्लस 2j प्लस k। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ 2a। तो अब देखें, जो हमारा, अब ज़रूरी नहीं है कि a मल्टीपल होगा b का, अब b भी मल्टीपल हो सकता है a वेक्टर का। कोई भी दो वेक्टर हैं एक दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में आ जाएं तो इट मीन्स वो क्या होंगे, हमारे पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब हुआ हमारे दो वेक्टर्स a और b जो गिवन है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं।
अब अगर वो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इट मीन्स वो ऑब्वियसली कोलिनियर वेक्टर्स भी होंगे, क्योंकि कोलिनियर की टाइप ही पैरेलल आ रही है, तो जब वो पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर लाजमी होंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोलिनियर वेक्टर हो वो ज़रूरी हो कि पैरेलल हो, वो एंटी पैरेलल भी हो सकता है। इस कंडीशन को आप देखें कि अगर कोई कोलिनियर वेक्टर है वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, एट अ टाइम वो दोनों नहीं हो सकते। बट अगर कोई वेक्टर हमारा जैसे ये आ गया पैरेलल को सेटिस्फाई कर जाए, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारे को लीनियर वेक्टर्स भी होंगे। और सेम अगर कोई वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वो लाजमी कोलिनियर वेक्टर भी होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये दो वेक्टर मैंने जो राइट किए हैं ए और बी, ये हमने देखा ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और कोलिनियर वेक्टर्स भी हैं, बट ये एंटी पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर हमारा पैरेलल होगा वो एंटी पैरेलल नहीं होगा, वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब इसके अपोजिट आप लिख सकते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिसको हम उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसके लीनियर कम्बिनेशन में ना, सॉरी लीनियर कम्बिनेशन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये भी इसकी कंडीशन होती है कि ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट हों या लीनियर कम्बिनेशन में राइट किए जाएँ वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। खैर, अभी जो बात हो रही थी वो ये है कि वो एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट में राइट किए जा सके। तो एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट में हमने राइट किया, ये उसका डबल हो गया है वेक्टर, तो इट मीन्स ये पैरेलल है ना कि एंटी पैरेलल। हाँ, ये कोलिनियर हो सकता है। अच्छा, अब इसकी सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो ये है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल तब होंगे जब उनका यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। ए का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा बी के यूनिट वेक्टर से। अब सेम अगर आप इसी एग्जांपल को ले लें तो देखिए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है वेक्टर एज इट इज़ वेक्टर लिखना है, उसके डिवाइजर में उसकी मैग्नीट्यूड राइट करनी है, तो इसको भी कर लेते हैं। या इनफैक्ट मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, इन दो वेक्टर्स को आपने खुद चेक करना है, क्योंकि फ़िलहाल हमारा कंसर्न थ्योरी की तरफ है, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। सेम इसी वेक्टर को आप खुद चेक करेंगे, जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। देखिए मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं कि ए का कंपोनेंट है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ए की मैग्नीट्यूड। अगर मैं फाइंड करूँ तो देखें रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, हम आई का कोएफिशिएंट लेते हैं, यहाँ से जे का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 6 आ जाएगा। अब इसी को वेक्टर से डिवाइड करेंगे, आई कैप डिवाइड रूट 6 आ जाएगा, 2j कैप डिवाइड रूट 6 आ जाएगा, प्लस k कैप डिवाइड रूट 6 आ जाएगा। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब सेम इसी मेथड से आप यूनिट वेक्टर ऑफ बी फाइंड करेंगे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि यूनिट वेक्टर ए का जो आंसर आया है वो सेम एज इट इज़ इक्वल आ गया है यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। तो देन हम कह सकते हैं अगर ऐसा हो जाएगा, इनफैक्ट इन दो एग्जाम्पल में हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल जो वेक्टर ए और बी मैंने राइट किया है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया है कि ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं ये दो वेक्टर्स इनको सेटिस्फाई करेंगे और आपने इसको लाजमी चेक करना है। यूनिट वेक्टर दोनों का सेम आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल एक नल वेक्टर आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो देन हम बोलेंगे दो वेक्टर्स जो हैं हमारे वो पैरेलल आ रहे हैं। अब देखिए फ़िलहाल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है, वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पता होगा, आप फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना। बट अगर फिर भी नहीं आता, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम करेंगे, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम साथ साथ ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी हमने इसमें नहीं किए हुए। तो जस्ट ये कंडीशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी है। तो सिंपल आप इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगी तो आपके पास आ जाएगा एक नल वेक्टर। अगर नल वेक्टर आता है तो वो क्या होगा, एक पैरेलल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अब इस कंडीशन में अगेन वही बात सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है ये तो वेक्टर्स जो है हमारे वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये होती है, ये कंडीशंस बहुत ही अहम है, आपको किसी भी बुक में एट अ टाइम ये सारी कंडीशंस नज़र नहीं आएंगी। मैं भी किसी बुक में हूँ बट मेरी नज़र में फ़िलहाल ये नहीं आया। कुछ बुक्स में पहली 2 कंडीशंस होती हैं, कुछ में 1-2 और होती हैं, बट ये 5 की 5 एक साथ मुझे किसी बुक में नज़र नहीं आई। तो ये बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद ये मैंने सारी कलेक्ट की हैं आपके लिए। अच्छा, सेकंड लास्ट जो है कंडीशन, उसमें है कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब जो हमारे ये कोएफिशिएंट्स हैं, आप देखें इसका पेन भी चेंज कर लेते हैं,
कि जो वेक्टर ए होगा उसके देखें कोएफिशिएंट को अगर मैं नेम दे दूं कि इसका जो कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट है वो a1 है और j का a2 है और जो k है उसका a3 है। अब सेम b का अगर मैं लेट करूं, i का कोएफिशिएंट b1 है और j का b2 है और k का b3 है, तो इनकी जो रेशियो होगी वो हमेशा इक्वल आएगी और वो एक स्केलर नंबर k के इक्वल आएगी, ज़ीरो नहीं हो सकती। इनफैक्ट ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो अगर तीनों में आ जाए वो नल वेक्टर के लिए हो जाएगा, ज़ीरो भी हो सकती है। अच्छा, तो हम इसको अभी चेक कर लेते हैं कि देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। हमने क्या लिखा a1/b2। अब सेम 2/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू, अब इसका कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। तो आप देखें इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 1/2 इक्वल ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2। तो देखिए तीनों की जो रेशियो आ रही है हमारे पास सेम आ रही है। तो इट मीन्स कोई दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो अगर हम देखें तो वो हमेशा इक्वल आता है। अब वो इक्वल अगर आ गया तो हमेशा इक्वल मतलब पैरेलल वेक्टर्स में इक्वल आता है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी रेशियो हमेशा हमेशा सेम होगी। इनफैक्ट ये आपने पढ़ा होगा जब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों इक्वल हों तो वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं दो, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में राइट करें तो इन दो इक्वेशंस का जो पैरेलल होते हैं उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है उसमें लीनियर इक्वेशंस में, इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब अगर ये लास्ट वाला इक्वल ना आए, बाकी ये दो इक्वल आ जाएं, तो हमने देखा है कि वो क्या होता है नो सॉल्यूशन, मतलब उन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। खैर हम वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, उसकी तरफ नहीं जाते। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन, इसमें क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स आपके आ रहे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट का मतलब एक जो वेक्टर है आपका दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, जैसे इसको लीनियर कम्बिनेशन में हमने राइट किया था, बात एक ही है। अब सेम वही बात, इसकी भी मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फ़िलहाल ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। इनफैक्ट ये आप टॉपिक वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, और इनफैक्ट ये टॉपिक हम उसमें वेक्टर स्पेस में भी पढ़ते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होते हैं इनफैक्ट। तो इंशाल्लाह ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे देन हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। फ़िलहाल आप ये कंडीशंस माइंड में रखें। इनफैक्ट इसको पढ़े बगैर भी आप बहुत ही सिंपल जो मेथड होता है वो मुझे तो ये वाला लगता है, उसके आप रेशो को चेक कर लें या रेशो को चेक ना करें, ये भी वेरी सिंपल है कि उसमें से कुछ कॉमन आता है तो वो लेके चेक कर लें। पैरेलल चेक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसमें ये भी मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड करें और उसके बाद आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें। तो जो बेस्ट सूटेबल मेथड है वो ये फर्स्ट वाला है और सेकंड लास्ट है, ठीक है। और ये लास्ट वाला भी इजी है, बट फिलहाल इसको हमने पढ़ा नहीं है तो इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। जस्ट बताने का पर्पस ये था कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने एट अ टाइम सारी एक साथ राइट कर दी। अब जब आप पैरेलल वेक्टर्स पढ़ लेंगे, एंटी पैरेलल तो कोई मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे कि जो वेक्टर्स हमारे पैरेलल आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल नहीं होंगे। और अगर कोई वेक्टर हम दो उसको चेक करते हैं वो पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल में। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो वेक्टर अभी हमने देखा था, अब ये भी इसको नहीं समझना कि जो पैरेलल नहीं है वो एंटी पैरेलल होगा। आप देखेंगे कि इसकी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। क्लियर होगी बात? तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।